हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सेकंड टर्म का सिलेबस, जिसमें कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको टर्म 2 में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। आज हम उसी सीरीज़ में पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आपकी बुक में 4th चैप्टर है, पर आपका टर्म 2 में आपने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है पॉलिनोमियल्स के अंडर, वो यही पढ़ना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना पड़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा आपको पढ़ना है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चौथा आपको पढ़ना है नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या नेचर ऑफ रूट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 4 चीज़ें इसमें पढ़नी है और बस ये चैप्टर इतना सा ही है। इन 4 चीज़ों में ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को भी हम बीच बीच में करेंगे जिससे कि आपको समझ आए कि इसमें से क्वेश्चन कैसे अराइज होंगे। तो सबसे पहले है रिकॉग्नाइजेशन। पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे वो कहता है कि आप इसको पहचानिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो आपने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से ही हम जो है पॉलिनोमियल का टाइप पहचानते हैं कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्या है। ठीक है, तो पहचानने के लिए ये ज़रूरी है कि हमको इक्वेशन की डिग्री पता चले। तो आपको ये पता होगा कि डिग्री 2 की इक्वेशन जो होती है, मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है, वही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब कुछ बच्चों का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उनको ये पता नहीं होगा कि डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है, मान लिया मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है x³ + 4x² + 2x = 0। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है या ये एक इक्वेशन है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल यूज़ मैंने किया है वो x है, तो x की पावर इसमें कई जगह पर अलग अलग है। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप कहेंगे x की हाईएस्ट पावर 3 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी इक्वेशन में यूज जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही इसकी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। और जो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होता है उसको हम कहते हैं क्यूबिक। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे एक इक्वेशन में लिख देती हूँ 2x² + 3x + 1 = 0। यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। 1 को दिखाया नहीं जाता, x की पावर 1 है। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप कहेंगे कि इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो ये इसकी डिग्री क्या हुई, 2 हुई। तो इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन किस तरीके से देगा। अब बच्चों ने बस क्या आप अपने दिमाग में इतना रट लेते हैं कि जिसकी डिग्री 2 है, यानी जिसमें x² की टर्म आ रही है, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और आप फटाफट से एक पॉलिनोमियल आपको दिया है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप फटाफट से उसको टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आपने पहले क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन में हाँ या ना लगाने से पहले, यस या नो लगाने से पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक इक्वेशन दे देती हूँ, x + 3 का होल स्क्वायर = x² + 3x। ठीक है, ये मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी। अब आपसे मैंने पूछा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, इज इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे x² देखेंगे और तुरंत येस को टिक कर देंगे, नहीं। पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। a + b के होल स्क्वायर से खोलिए तो क्या आ जाएगा, x² + 9 + 2ab वाली टर्म आएगी 6x = x² + 3x। ठीक है, तो देखिए यहाँ x² से x² कट गया, यहाँ बचा आपका 6x + 9 और यहाँ बचा 3x। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x + 9 = 0। या और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो x + 3 बचेगा = 0। 3 उधर जाके 0 हुआ तो x + 3 = 0। लास्ट में ये इक्वेशन बची x + 3 = 0। तो x + 3 = 0 क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, तभी कोई रिजल्ट निकालना है कि ये है या नहीं है। ये नहीं कि बस देखा और कई बार देखो दिखाई देगा पर होगा नहीं।
या कई बार नहीं दिखाई देगा पर होगा। जैसे मैं एक इक्वेशन दे देती हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको देखेंगे और कहेंगे ये तो क्यूबिक है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। नो, लेकिन नहीं, पहले आपको सॉल्व करना है। ये आपको दिखाने के लिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कैंसिल ही हो रहा है, तो बचेगा सिर्फ इतना, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 3x, ठीक है। ये इधर आके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से 3x माइनस होगा तो x बचेगा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था कि है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर ही हमको पता करना है कि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ऐसे जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो पहला आपको समझ आ गया होगा कि आपको रिकॉग्नाइज करने को आ सकता है कि कोई भी गिवन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। दूसरा आपको आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा आपको आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो किसी भी काम को करने का कोई भी स्टैंडर्डाइज तरीका होता है, उसी को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी कहा जाता है। जैसे आपने जब लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं, लीनियर इक्वेशन जानते हैं ना सारे बच्चे, क्या होती है लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, यानी कि जिसमें वेरिएबल जो यूज है उसकी पावर अगर हाईएस्ट पावर 1 है, जैसे ये x + 2 = 0 डिग्री 1 की इक्वेशन है, तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो जब आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो होती है ax² + bx + c = 0। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि लिखने का एक तरीका। देखिए मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 9 + x² + 4x = 0। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मेरे से कहा जाएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगी, मैं इसको x की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगी, यानी सबसे पहले मैं x² वाली टर्म लिखूंगी, फिर मैं x वाली टर्म लिखूंगी, फिर मैं कांस्टेंट टर्म लिखूंगी, फिर = 0 करूंगी। तो ये मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, यानी कि सीक्वेंटली लिखना, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पावर्स के, वही कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0। आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर a, b और c जो हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स आप सब जानते ही हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी रियल नंबर्स होंगे। और इसमें एक शर्त होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी जो कि x² का ये कोफिशिएंट भी कहलाता है, ठीक है। आपसे ये भी पहचानने को आता है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें x² का कोफिशिएंट कितना है, x का कितना है, कांस्टेंट टर्म कितनी है, तो x² का कोफिशिएंट माने x² के साथ मल्टीप्लाइड जो रियल नंबर या जो नंबर होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। ये x का कोफिशिएंट कहलाएगा और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट होता है वो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्यों शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0? कि अगर ये 0 हो गया तो ये मल्टीप्लाई होकर पूरा ही 0 हो जाएगा। जब पूरा ही 0 हो जाएगा तो x² वाली टर्म ही हट जाएगी, और जब x² वाली टर्म ही हट जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही कहाँ। तो इसीलिए कहते हैं कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द x² शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे मैंने ये लिख दिया x² + 2 = 0 और कहा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिख रहा है आपको? हाँ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, डिग्री 2 है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होनी चाहिए ax² + bx + c = 0। अब इसमें आप देख रहे हैं कि bx वाली टर्म यानी x वाली टर्म इसमें है नहीं, पर फिर भी अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को कहा गया है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x² + 0 × x कर देंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, +2 = 0। तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि गिवन इक्वेशन को, गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। आई होप ये दो चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। तीसरी चीज़ है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से देखेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ नेम्स में या कुछ टर्म्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो आपको नहीं होना है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि सॉल्यूशन, रूट्स एंड ज़ीरोज़, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं, ठीक है। आपको ये भी कह सकता है कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए, आपको ये भी कह सकता है कि रूट्स फाइंड आउट करिए, आपको ये भी कह सकता है कि ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, या किसी भी पॉलिनोमियल के ज़रिए। ये तीनों एक ही चीज़ है और इसी से मिलती जुलती टर्म है फैक्टर्स। फैक्टर्स भी वही चीज़ है, लेकिन फैक्टर्स और ज़ीरोज़ में ये अंतर है कि फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल रख के
ठीक है। फैक्टर को 0 के बराबर रख के आपको जो मिलता है वो ये होता है, ठीक है। फैक्टर्स को 0 के बराबर रख के आपको जो मिलता है वही क्या होता है, वही सॉल्यूशन रूट्स या फिर ज़ीरोज़ कहलाते हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि दो चीज़ें आपको याद रखनी। पहले तो किसी भी क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है, देखो फैक्टर क्या होता है कि फैक्टर किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करना, ठीक है। अगर हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसको हमने सॉल्व करा और सॉल्व करने के बाद हमको उसके जो छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 2। कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, याद रखेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे कि एट मोस्ट, क्योंकि ये डिग्री 2 की इक्वेशन है तो इसके ज़ीरो सॉल्यूशन या फैक्टर जो भी आप कह रहे हैं वो 2 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। और एट लीस्ट ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ना हो, ठीक है, एक भी नहीं हो सकते, नहीं 0, ठीक है। तो एट मोस्ट कितने हो सकते हैं इसके रूट्स या ज़ीरोज़ 2, एट लीस्ट कितने हो सकते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसके फैक्टर्स जब हम करते हैं तो फैक्टराइज करने के यहाँ पर आपका एक मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो आपका हट गया है। तो आपको फैक्टराइज सिर्फ 2 ही तरीके से इसमें कर लेना है। जब एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो आपको 2 ही तरीके से क्या कर लेना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। हम 1-2 क्वेश्चन इससे कर लेते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट एकदम इसका क्लियर हो जाए, ठीक है। बुक से ही कर लेंगे, बुक से ही कर लेते हैं, ठीक है, बुक से ही कर लेते हैं। देखो अब आपको फैक्टराइज करने के, फैक्टर्स निकालने के या ज़ीरोज़ निकालने के या फिर इसके सॉल्यूशन निकालने के 2 तरीके हैं यहाँ पर। या तो आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से करिए, मिड टर्म स्प्लिटिंग यानी बीच वाले टर्म को तोड़ के करिए, या दूसरा मेथड है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर करिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर आप भी कर सकते हैं। ये आपने पहले भी मेथड पढ़ा है, क्लास 9th में भी और क्लास 8th में भी। ये आप नया पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे हमको x के 2 रूट्स पता चलते हैं, ठीक है। 2 क्यों पता चलते हैं, देखिए यहाँ पर -b के बाद प्लस माइनस लगा है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर a, b और c क्या होंगे आप समझ गए होंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे अगर हम दी गई इक्वेशन को इक्वेट करेंगे या कंपेयर करेंगे तो हमको ABC पता चल जाएंगे। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख दूँ, अगर 6x² - x + 2 = 0, ठीक है, -2 = 0, और इसका मैं कंपैरिजन कर दूं स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c = 0, तो आप देख रहे होंगे कि a की जगह क्या हुआ 6, तो यानी a की वैल्यू क्या हुई 6, b की जगह क्या हुआ -1 यानी b की वैल्यू हो गई -1 और c की वैल्यू क्या हो गई -2। तो ये ABC हमको पता चल गया। ABC कैसे पता चलता है, जब हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन में a क्या है, b क्या है और c क्या है। उसको अगर हम यहाँ अरेंज कर देंगे, यहाँ रख देंगे, तो हमें x के 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। 2 फैक्टर्स क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए -b के बाद प्लस माइनस है, तो यानी कि इसकी जो भी वैल्यू है उसके साथ इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी एक बार प्लस में लेंगे और एक बार -b के साथ एक बार इस वैल्यू को प्लस में लेंगे जो भी आएगी, और -b के साथ एक बार इस वैल्यू को माइनस में लेंगे, तो हमारे पास कितने फैक्टर्स आएंगे, 2 फैक्टर्स आएंगे, या फिर हमारे पास 2 ज़ीरो। इससे डायरेक्ट ज़ीरोज़ मिल जाते हैं और मिड टर्म स्प्लिटिंग से पहले फैक्टर्स मिलते हैं, और फैक्टर्स को जब हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो हमको ज़ीरोज़ मिल जाते हैं। कैसे, हम इसी इक्वेशन को दोनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन है 6x² - x - 2 = 0। पहला मेथड हम इसको करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से। देखिए कैसे करेंगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग में बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं। किस तरीके से तोड़ते हैं, ये कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12। अब हमें क्या करने हैं, -12 के 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको प्लस माइनस करके माइनस का 1 मिले, मीन्स मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 12 मिले और उसको प्लस करके माइनस का 1 आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 है इसका कोफिशिएंट। तो हम आपको समझ आ गया होगा 12 के 2 टुकड़े क्या होते हैं, 4 और 3 होते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12 और इसको माइनस करके 1 तो आ जाएगा, पर यहाँ -1 लाना है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर माइनस में ले। भाई माइनस में आने के लिए ज़रूरी है ना कि दोनों में से एक माइनस में हो, तो माइनस में लेना किसको है, 4 को या 3 को। तो आप 4 को लेंगे क्योंकि बड़ा नंबर माइनस लेंगे तभी -4 और +3 करके आपका -1 यहाँ पर आ जाएगा।
तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखेंगे इसको 6x², इसको लिखेंगे -4x + 3x - 2 = 0। ठीक है, देखिए इसको मतलब इसकी हमने फॉर्म चेंज कर दी, आएगा तो -x ही, पर लिखने का तरीका चेंज हो गया ताकि इसके 2 फैक्टर हो सकें। ठीक है, तो अब यहाँ से आप 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 3x - 2, और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x - 2 = 0। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आने चाहिए। ठीक है, अगर आपने कहीं गलती कर दी तो ये ब्रैकेट एक जैसे नहीं आएंगे। ठीक है, अब पूरा ब्रैकेट ही आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा +1 = 0। अब देखो दो चीज़ों का मल्टीप्लाई = 0 आ रहा है, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है, या तो पहली वाली 0 हो या दूसरी वाली 0। भाई दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 आने के लिए ज़रूरी है ना कि उसमें से एक तो 0 होनी चाहिए, तो आइदर ये = 0 और ये = 0। तो ये जो हमें दो मिले ना, ये क्या है, फैक्टर्स हैं। अब इनको 0 के बराबर रख के जो मिलेगा वो रूट्स मिलेंगे, तो पहले इसको 0 के बराबर रख देंगे आप, तो क्या हो जाएगा x = यहाँ से आ जाएगा 2/3, और जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1/2। तो x की दो वैल्यू आ गई, x = 2/3 और x = -1/2। तो ये दोनों जो हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इस इक्वेशन के रूट्स, और जो यहाँ मिले थे ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इस इक्वेशन के फैक्टर। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रूट्स आते हैं इनका नाम ज़ीरोज़ क्यों होता है। ज़ीरोज़ इसलिए होता है कि जब आप, जैसे आपके दो ज़ीरोज़ आए, x = 2/3 और x = -1/2, इसको जब आप इस इक्वेशन में लगाएंगे ना तो इक्वेशन 0 हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, तो इसीलिए इनको ज़ीरोज़ कहते हैं। जैसे मैं लगा देती हूँ x की जगह ये लगाइए पहले, तो ये हो जाएगा 4/² हो रहा है तो 4/9 हो जाएगा, 4 × 2/3। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा 4/9 - 2/3 - 2 = 0। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 3 × 2 = 3 3 जा, तो ये हो जाएगा 8/3 - 2/3 - 2 = 0। इसके नीचे 1 मान के आप क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ ये 3 2 मतलब ये 3 × 2 = 6 और 2 - 8 हो जाएगा = देखिए 8 और 8 ये हो गया 0/3 = 0, तो ये 0/3 0 ही होता है, तो 0 = 0। तो यानी कि x = 2/3 लगाने पर इक्वेशन 0 हो गई, इसीलिए इसको कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन। x = -1/2 लगाने पर भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ एक मेथड। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्या इक्वेशन थी, 6x² - x - 2 = 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए पहले हमको a b c पता करने पड़ेंगे, तो इसका हम कंपैरिजन किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a = क्या मिला 6, b = क्या हुआ -1 और c = क्या हुआ -2। अब हम फॉर्मूला रखेंगे, क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac / 2a। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला है। तो x = क्या हो जाएगा -b, यानी -b का मतलब क्या हो गया, ये पहले से ही माइनस में है तो और माइनस आगे से लगा देंगे तो माइनस माइनस ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस इसको सॉल्व करके क्या आएगा b² यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 - 4a क्या है 6 और ये कितना है c -2। अब इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा / 2a यानी 2 × 6 यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, देखिए ये क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 6 4 जा 24 2 जा 48 ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये 49 हो जाएगा / 2a यानी 12। अब देखिए एक यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार आएगा 1 प्लस माइनस, ये 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा / 12। तो एक बार 1 के साथ इसको प्लस में लेना है, एक बार माइनस में। तो एक बार तो आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 के साथ प्लस 7/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 सॉल्व करके, और एक बार x के साथ 1 के साथ -7/12 करेंगे तो ये आ जाएगा -6/12 यानी कि -1/2। देखिए सेम वही वैल्यूज़ आ गई जो हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग से करी थी। ठीक है, तो ये हैं दो मेथड इसको सॉल्व करने के। अब हमें अपना लास्ट टॉपिक पढ़ना है जो है नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, यानी हम ये कैसे बताएंगे कि रूट का नेचर कैसा है, मतलब रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था उसमें जो रूट के अंदर आ रहा था b² - 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यही नेचर बताता है। ठीक है, अब जब हम b² - 4ac को सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर इस केस में ये 49 आ रहा था यानी पॉजिटिव आ रहा था, तो कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव आए और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 आ जाए। ठीक है, तो यानी b² - 4ac 3 तरीके से आ सकता है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर, या फिर b² - 4ac जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर b² - 4ac जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि नेगेटिव नंबर भी आ सकता
सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रूट के अंदर इसको सॉल्व करने पे नेगेटिव नंबर मिले। तो इस कंडीशन में रियल रूट जो है एग्जिस्ट करते हैं और दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग आते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको आ रहा था, एक आ रही थी वैल्यू 2/3, एक आ रही थी -1/2, तो रियल रूट एग्जिस्ट भी कर रहे थे और दोनों अलग अलग। कहीं पर जहाँ पर b² - 4ac = 0 होता है वहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं और दोनों इक्वल आते हैं, एक जैसे आएंगे, जैसे 1/2 आ जाएंगे दोनों, ठीक है, दोनों सेम आएंगे। इस कंडीशन में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि उस इक्वेशन को फैक्टराइज करना और उसके रूट्स निकालना संभव नहीं होता। तो 3 कंडीशन होती है जो कि नेचर ऑफ द रूट बताती है। किससे बताते हैं नेचर ऑफ द रूट? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। यही बताता है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। पहली 2 कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें एग्जिस्ट करते हैं और अलग अलग होते हैं, इसमें एग्जिस्ट करते हैं और सेम होते हैं, और इसमें एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये था आपका अबाउट दिस चैप्टर कि आप कैसे कैसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर, देखिए 20 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको ज़रूर से समझ में आएगा। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को समझेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।